अब अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे, हुकूमत वालों को सोचना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है कि खान साहब अंदर क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनका क्या इरादा था। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उनके भाई के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। जो BBC ने इसका एंगल लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि जो फैज़ हमीद के वकील थे उन्हीं का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब जेल में किस हालत में है, इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में कुछ तफसीलात शेयर की हैं। शाहजेब खानजादा साहब जियो न्यूज पर अपना बड़ा बेहतरीन किस्म का प्रोग्राम करते हैं। इन्होंने खावर मानिका का भी इंटरव्यू भी किया था। इन्होंने बुशरा बीबी का जो इद्दत वाला केस था उसमें उनकी माहवारी के हवाले से जो तफसीलात कोर्ट में बताई गई थी वो भी अपने प्रोग्राम में पढ़ के बताई थी। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का जर्नलिज्म करते हैं। अब उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का इंटरव्यू किया और मिर्जा साहब ने खान साहब की जेल कंडीशंस के हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब को वहां पे सारी चीजें मुयस्सर हैं, कोई उनका गिला शिकवा नहीं। हाँ, जेल मुश्किल होती है, बंदा जब जेल के अंदर होता है टाइम वगैरह नहीं गुजरता, लेकिन जो उनकी कंडीशंस के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है या कोई और शख्सियत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है, वो सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि मैं जेल के अंदर ही था, मुझे पता चलता रहता था, साथ वाला बैरक थी उनकी या चक्की थी उनकी, बीच में दीवार थी लेकिन ऊपर कोई सरिया वगैरह लगा हुआ था या जिसे आप कह सकते हैं ग्रिल लगी हुई थी, वहां से खुशबू भी आ जाती थी। और खान साहब देसी घी के अंदर पका हुआ खाना खाते हैं, क्योंकि वहां से जो खुशबू आई उससे मुझे पता चल गया कि ये देसी घी है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने बताया और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं भी देसी घी का इस्तेमाल करता हूं लिहाजा खुशबू सूंघ के मुझे पता चल गया कि ये देसी घी है। तो एक चीज तो चले अच्छी बात है कि खान साहब को खुदा न खास्ता कोई नकली देसी घी में वहां कुछ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इंजीनियर साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। खुशबू से इंजीनियर साहब को पता चल गया, उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ऑब्वियसली, तो उनको पता चल गया कि ये असली देसी घी है जिसके अंदर खाने पक रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि खान साहब को 2 न्यूज़पेपर भी मिलते हैं और उनके पास एक LED भी है। अब हो सकता है कि वो LCD हो या कोई और टीवी हो, लेकिन वो उन्होंने बताया कि जी वो LED है। और उन्होंने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट पहले खान साहब की साइड पे था, वहां पे गार्ड था या जो भी एहलकार होते हैं अंदर उसमें वो भी शामिल था, बाद में उसकी ड्यूटी मेरे वाली बैरक या मेरे वाली चक्की में लग गई, तो वहां पे उसने फिर मुझे बताया, मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि जी वहां पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, उनके पास LED भी है। अच्छा, ये भी उन्होंने कहा कि खान साहब को सेहत के हवाले से कोई मसला नहीं है, उनका चेकअप वगैरह होता रहता है, क्योंकि खान साहब की फैमिली बार बार कहती है कि भाई चेकअप नहीं करवाया जा रहा, हम चाहते हैं कि हमारे अपना जो डॉक्टर है वो जाके चेकअप करे, बेटों से बात नहीं करवाई जा रही। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि वहां पे अंदर उनको सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, वहां पे सब कुछ है, और बाहर जो इस किस्म की बातें होती हैं कि जी अंदर ये मसला है, उनके साथ वो मसला है, ये सारी चीजें झूठ हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने यह भी बताया कि खान साहब जेल में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और खान साहब अंदर किस हालत में थे जब ये डियाला में गए, तो इनको सब कुछ पता चल गया। उन्होंने ये भी बताया कि जिस किस्म का मुकदमा उनके ऊपर हुआ था, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली साहब पे हुआ था, उस केस में अमूमन ट्रायल से पहले किसी की जमानत नहीं होती। उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान की तारीख में पहला बंदा हूं जिसकी ट्रायल से पहले ही जमानत हो गई। तो उनकी जमानत भी हो गई और फिर बाहर आके उन्होंने वो जो सारी तफसीलात उनको पता चली खान साहब के हवाले से। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं जो अडयाला जेल के अंदर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, उनमें से किसी को नहीं पता, लेकिन क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का शायद सेल करीब था इसलिए इनको पता चल गया और जेल से बाहर आके इन्होंने जरूरी समझा कि ये आके सबको बताएं कि अंदर खान साहब किस कंडीशन में है। मिर्जा साहब ने बताया शाहजेब खानजादा साहब को कि खान साहब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है अंदर और बड़ी वो तल्ख बातें कर रहे होते हैं, और मैं उनकी जो एग्जैक्ट जो उनका सेल है, ये चक्की है, उसका भी बता सकता हूं कि माजी में उसके अंदर कौन कौन रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी सिक्योरिटी कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इस वजह से मैं एग्जैक्ट चीज नहीं बता रहा। तो खान साहब की जो जेल कंडीशंस हैं, खान साहब अंदर किस हालत में, वो मिर्जा साहब को सब कुछ पता है। तो खान साहब आगे क्या करने जा रहे हैं, हो सकता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को वो भी पता हो। तो एक तो मेरे ख्याल में ये भी हो सकता है कि अब अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे और हुकूमत वाले बार बार ऑफर कर रहे हैं, तो हुकूमत वालों को सोचना चाहिए, उनको चाहिए कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता है कि खान साहब अंदर क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, उनका क्या इरादा था। पर एनीवे उन्होंने ये बताया कि जो जेल होती है वो तो किसी के लिए भी मुश्किल होती है, मेरा टाइम भी वहां
पे बड़ी मुश्किल से कटता था और खान साहब की जेल के हवाले से बाहर जो लोग उसको ग्लैमराइज करते हैं, ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। अंदर खान साहब जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आसान नहीं है जेल काटना, लेकिन खान साहब क्यों जेल के अंदर हैं ये सबको पता है। उनको कितनी डील्स ऑफर हुई, ये हुकूमती दोस्त क्या कहते हैं, सहाफी क्या कहते हैं, सीनियर सहाफी इसके ऊपर क्या कुछ कहते हैं, वो सबको पता है। तो खान साहब अगर जेल के अंदर हैं उसमें एक किरदार उनका अपना भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने उनकी जो अंदर जेल की कंडीशंस हैं, जिसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा तशवीश का इजहार कर रहा था, मिर्जा साहब ने जिसके अपनी जमानत के बाद बाहर आके इंटरव्यूज देके वो सारा मामला जो है काफी हद तक क्लियर कर दिया। अच्छा जी, फाइनेंस मिनिस्टर के तब्दीली के हवाले से गुज़िश्ता रात को नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि हो सकता है कि उनको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि उनके ऊपर मोहसिन बेग साहब भी तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन बेग साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, हो सकता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गो अहेड मिली हो कि आप इनके ऊपर तनकीद करें, या हो सकता है कि उनकी तरफ से गो अहेड ना मिली हो, वैसे उधर इस तरह की बातें हो रही हों कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो डिलीवर नहीं कर सके, तो शायद अब उनको तब्दील कर दिया जाए। मुल्क से बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे तो हर कुछ सालों के बाद मुल्क से बाहर से कोई ना कोई आता है, कोई एक्सपर्ट आता है। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर आए थे तब भी यही बताया गया था कि ये बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब इनके हवाले से इस किस्म की बातें होना शुरू हो गई हैं। और वो जो वंडर बॉय का जिक्र है जो सोहेल वड़ायत साहब ने अपने कॉलम में किया था, उसके हवाले से भी नजम सेठी साहब ने कहा कि ये जो वंडर बॉय का जिक्र है ये एक्चुअली जो है वजीर जो खजाना है उनके हवाले से हो सकता है जिक्र हो, और अब शायद वजीर खजाना को तब्दील करने के हवाले से कोई सोच हुकूमत के अंदर पाई जाती है या दीगर उनके इत्तेहादियों के अंदर पाई जाती है। अब देखते हैं जनाब के वजीर खजाना को तब्दील किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन नजम सेठी साहब ने यह कहा कि भाई काफी हद तक जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उसमें आपको नाकामी नजर आती है, इस वजह से वजीर खजाना के ऊपर तनकीद भी हो रही है। वो लोग जो बाअसर हलकों के करीब हैं वो भी तनकीद कर रहे हैं और शायद अब उनकी तब्दीली का वक्त आ गया। अच्छा जी, शेख वकास अकरम साहब ने एक लंबा ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। ये सामने आप उनका ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास लाइसेंस याफ्ता असला है लेकिन हमने अपना असला अंदर रखा हुआ है। हमारे गार्ड्स जो हैं वो इस वक्त गैर मुसल्लह हैं क्योंकि हम शहर के अमन के लिए, और ये ना हो कि कहीं हुकूमत लाइसेंसी असले पे ही हमारे खिलाफ कोई पंजाब के अंदर कार्रवाई वगैरह कर दे, तो इस वजह से हमने अपना असला वगैरह सारा घर में रखा हुआ है। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि महफूज पंजाब में मेरे भाई पर बुज़दिलाना और मंसूबा बंद हमला किया गया। उसके साथ मौजूद निहत्ते मुहाफिजों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद की टांगों में गोलियां लगने से वो जख्मी हो गए, जबकि मेरे पेट्रोल पंप का एक गरीब और बेगुनाह मुलाजिम सीने में गोली लगने से जांबाक हो गया। ये अमर नहायत तशवीशनाक है। एक पुरअमन शहर जो गुज़िश्ता कई बरसों से हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बायस अमन का गहवारा बना हुआ था, आज चंद शर पसंद और बदमाश अनासर की वजह से दोबारा बदअमनी की लपेट में लाया जा रहा है। ये अनासर ना सिर्फ हमारी जात बल्कि पूरे शहर के अमन के दुश्मन है। मैं वाजे करना चाहता हूं कि इस वाक़े की तमाम CCTV फुटेजेस मौजूद हैं जिनमें हमले की मुकम्मल मनसूबाबंदी, मुलजमान की शनाख्त और वारदात का तरीका वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। ये शवाहिद इस बात का तकाजा करते हैं कि किसी किस्म की ताखीर या मसलियत के बगैर फौरी कार्रवाई की जाए। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी पंजाब की जो हुकूमत है, जो पंजाब की पुलिस है, वो भी इसको देखे और जिसने भी ये शरपसंदी की है मेरिट के ऊपर इसकी तहकीकात हो। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब पुलिस से दो टोक मुतालबा करता हूँ कि वाक़े में मुलविस तमाम मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात को यकीनी बनाया जाए और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक मिसाली सजा दी जाए। मैं वाजे करता चलूं कि इस मासूम शहरी का खून हरगिज रायगा नहीं जाएगा। हम ना तो बदमाशी को कबूल करेंगे, ना ही ऑपोजिशन में होने के नाम पर किसी जुल्म या ज्यादती को बर्दाश्त करेंगे। शहर का अमन हमारी अवलीन तरजीह है और हम किसी को भी इस अमन से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये जनाब शेख वकास अकरम साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके भाई के ऊपर कातलाना हमला हुआ है और उनके पेट्रोल पंप पे मौजूद एक मुलाजिम को गोली लगी है और वो जांबाग भी हो गया। ये सारी तफसीलात उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज सोहेल खान आफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात
मुलाकात की। इससे पहले आप देख चुके हैं कि वो इस्लामाबाद में आए और हर तरह के जर्नलिस्ट से उन्होंने मुलाकात की। फिर वो लाहौर में गए, वहां पे उन्होंने यूट्यूबर से, बीट रिपोर्टर से, ब्यूरो चीफ से, एंकर से, जिधर वो जाते हैं हर बंदे से मुलाकात करते हैं, हर सहाफ़ी से मुलाकात करते हैं, उनके सवालात लेते हैं। और अब उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे भी मुलाकात की और गालिबन फर्दन मुलाकात की है, उनके सवालात भी लिए हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह थे या जो भी उनके पॉइंट्स थे जो वो रेस करना चाहते थे वो भी उन्होंने आके सोहेल अफरीदी के सामने रेस किए। अब जो सोहेल अफरीदी सब कर रहे हैं, जिस हद तक उन्होंने मीडिया को एक्सेस दिया हुआ है, यानी जर्नलिस्ट को एक्सेस दिया हुआ है, कोई एक्सक्लूसिव एक्सेस नहीं दिया हुआ, जर्नलिस्ट जाते हैं उनसे मिलते हैं। अब ये एक बड़ा चैलेंज है पंजाब की वज़ीर आला के लिए, क्या वो भी सहाफ़ियों को इस तरह मिलेंगी? जब इस्लामाबाद में सोहेल अफरीदी ने मुलाकातें की थी तो उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की खबरें आ रही थी, इस तरह का दबाव बन रहा था कि पंजाब की हुकूमत जो है वो क्या करेगी, लेकिन उसके बाद भी कोई मुलाकातें नहीं हुई। फिर लाहौर जाके भी सोहेल अफरीदी, लाहौर में भी सारे सहाफ़ियों को मिल के आ गए, लेकिन अभी तक मरियम बीबी ने सहाफ़ियों को उस तरीके से इन्वाइट नहीं किया जिसमें सारे सहाफ़ियों को बुलाया जाए, उनके सवालात लिए जाए, उनसे मुलाकात की जाए। अब देखते हैं कि जी दीगर सूबों के जो वज़रा आला हैं वो कब इस किस्म की मुलाकातें करते हैं। वैसे जो सरफराज बुगटी हो साहब हो जाए या मुराद अली शाह साहब हो जाए, वो काफ़ी हद तक एक्सेसिबल हैं, उनसे सहाफ़ी राब्ते भी करते रहते हैं, वो आके सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात वगैरह भी देते रहते हैं। लेकिन मरियम बीबी जो हैं उन्होंने आज तक उस तरह जिसे आप कह सकते हैं कि एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक ओपन मीटिंग जिसके अंदर 15-20 सहाफ़ी बैठे हों, जो अपने कैमरे भी साथ अंदर लेके गए हों, यानी मोबाइल फोन्स, उनसे क्वेश्चंस कर रहे हों, आगे से वो जवाब दे रही हों, इस तरह की मेरी नज़र में शायद अभी तक कोई नशिस्त नहीं हुई। अब देखते हैं जनाब के कब ऐसी नशिस्त होती है पंजाब के अंदर। अच्छा जी, चेयरमैन पेमरा की तैनाती होनी है और कल खबर आई कि 2 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं, जिसमें एक नाम है अमरीन जान साहिबा का और दूसरा नाम है ब्रिगेडियर अनवार मतीन साहब का। अमरीन जान साहिबा जो है वो पहले गालिबन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रह चुकी हैं, एक्सटर्नल विंग जो है PID का EP विंग उसमें भी वो रह चुकी हैं, वहाँ पे भी उनका सहाफ़ियों से इंटरेक्शन वगैरह होता था। बड़ी प्रोफेशनल खातून है, बड़ी अच्छे तरीके से जिधर भी वो रही उन्होंने जितनी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से मामलात होते थे, जो एक एज ए ब्यूरोक्रेट आपकी ड्यूटी होती है उसको बड़ी ऑनेस्टली और बड़े जिसे आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिवली, इसलिए कि आप रियासत के लिए काम कर रहे होते हैं तो ऑब्जेक्टिवली आप अपना काम करते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां वहां पे निभाई। और उनके हवाले से तासुर यही है कि वो बड़ी कॉम्पिटेंट जो है इस पूरे फील्ड के अंदर बड़ी कॉम्पिटेंट हैं और इंपॉर्टेंट ओहदों पर रह चुकी हैं। अब देखते हैं जनाब के इन दोनों मौजूद शख्सियात में से किसको नामजद किया जाता है, किसको फाइनल किया जाता है। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, ये उस्मान ख्वाजा साहब की तस्वीर है। ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इनके वालिद साहब पाकिस्तानी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेले, अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है, अपना आखिरी मैच खेलेंगे। और उसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं फ़लस्तीन के ऊपर बात करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं, हमारे सामने जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो अपने आप को इस तरह की चीज़ों से दूर रखते हैं। वो ये समझते हैं अगर हमने इस तरह की चीज़ों पर बात की तो शायद हम कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएं, तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं या दीगर एक्टिविस्ट हैं वो भी इसके ऊपर बात नहीं करते। एक मिसाल आप ले लें, जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग हैं, वो बड़ी एक्टिवली इस पर बात करती हैं, वो उस फ्लोटेला में भी शामिल थी जो गजा में उधर के बच्चों के लिए, उधर के लोगों के लिए एड लेके जा रहा था। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। उनको बहुत सारे लोग मना भी करते रहे कि आप कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगी, आप बस क्लाइमेट पे बात करें, इसके ऊपर बात ना करें, लेकिन ग्रेटा थनबर्ग ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने इसके ऊपर बात की और पूरी दुनिया में जो एक तरह से बयानिए की जंग चल रही थी उसमें उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया और जो गजा में हो रहा है उसको हाईलाइट करने में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया। लेकिन आप अगर एक और मिसाल लें तो वो है हमारी मलाला यूसुफजई साहिबा की। वो इस पे बड़ी नपी तुली सी बात करती हैं, वो कोई ना ज्यादा जेनोसाइड का जिक्र करती हैं, ना ज्यादा इसराइली मुजालिम का जिक्र करती हैं, ना वहां पे जिस तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है उसका जिक्र करती हैं। वो बड़ी नपी तुली सी बात करती हैं, ना ही वो इस काफिले में शामिल हुई, ना ही वो कोई बहुत ज्यादा ट्वीट्स करती हैं, ना ही वो बहुत ज्यादा वोकल हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। उस्मान ख्वाजा साहब इस हवाले से काफी ज्यादा वोकल थे और वो यही कह रहे थे कि अपनी रिटायरमेंट के बाद वो इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे और इस मसले को हाईलाइट करते रहेंगे। अच्छा जी, BBC ने रिपोर्ट किया है, ये सामने आप खबर देख सकते हैं, फैज हमीद के वकील के लाइसेंस की मुअत्तली का तनाजा।
बुनियादी तौर पे आपको पता है मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल किया गया है। रजब भट्ट वाले केस में वो कराची में पेश हुए थे। रजब भट्ट के साथ जो वाकया वहां पे पेश आया वो सारी वीडियोस वगैरह वायरल हैं। उसके ऊपर फिर एक बाद में मुकदमा भी दर्ज किया गया और फिर हड़ताल वगैरह की गई। और उधर जो बॉडी है बार कौंसिल है, उनका ये मौकिफ है कि जब हड़ताल थी उसके बावजूद मियां अली इशफाक साहब वहां पे पेश हुए। और फिर उसके साथ साथ कुछ जो रवायात होती हैं वकला की कि वकला एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते या एक दूसरे के ऊपर इस तरह मुकदमात नहीं करवाए जाते, शायद ये भी कोई बात थी। आपने देखा कि बाद में वकला ने जाके थाने के अंदर उस SHO के ऊपर भी तशद्दुद किया, वो भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा जिसने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। वैसे तो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, उन्होंने अपने बहुत सारे वकला के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया था। जब आपको याद है कि उनकी बदकलामी हुई थी, कुछ लोगों ने उनके साथ जो है शायद बदतहजीबी का मुजाहरा किया था या आपस में उनकी कोई तलखी हुई थी। मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता कि वहां पे क्या हुआ था, लेकिन वहां पे जो तलखी हुई उसके नतीजे में वाजिद गिलानी साहब ने कुछ वकला के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अपने मेंबरान भी हैं और वहां पे प्रैक्टिस भी करते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा करवाया था। तो वो भी हमने यहाँ पे देखा। पर एनीवे मियां अली इशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल हो गया है और जो BBC ने इसका एंगल लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि जो फैज हमीद के वकील थे उन्हीं का लाइसेंस जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन मियां अली इशफाक साहब यकीनन इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करेंगे। आप देखते हैं कि जब वो चैलेंज करते हैं उसके बाद उनका क्या मौकिफ सामने आता है। अभी तक तो शायद मीडिया पे उन्होंने इस हवाले से कोई ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इस हद तक मौकिफ दिया है और वो ये समझते हैं कि सारे मसले में उनको सुना भी नहीं गया और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। तो अब वो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के अंदर या किसी अदालत के अंदर इसको चैलेंज करेंगे। अब देखते हैं कि जनाब उसका क्या नतीजा निकलता है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।